हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर के सीरीज में आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 3 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आ चुका है ये सवाल का पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे आपने देखा 5, 12 और 13 दिमाग में आया, अच्छा ये तो ट्रिपलेट है। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये वाला 5 हुआ तो ये 12 हो जाएगा और ये तुम्हारा 13 हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। मिड पॉइंट को मिलाएंगे, अगर तीनों का मिड पॉइंट को अगर मिलाएंगे मेरे भाई, तो आपको थेल्स थ्योरम याद आ रहा होगा कि मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, क्योंकि ये वाला जो साइड होगा, ये साइड अगर मान लो अगर तुम्हारा ए बी सी है और मैं इसको अगर मैं डी और ई मान लूं, तो डी जो होता है ना वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और डी जो होता है वो 1/2 होता है बीसी के। पढ़ा आपने? और ये हर जगह अप्लाई होगा, चाहे इस लाइन के लिए चाहे वो इस लाइन के लिए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि तीनों का साइड जो होगा वो हाफ हाफ होगा। मतलब कि जो एरिया होगा इस पूरे बड़का ट्रायंगल का 1/4 होगा। अगर साइड हाफ हुआ तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं एरिया निकालूंगा अंदर वाले पार्ट का, तो आप बोलेंगे 1/4 इंटू एरिया ऑफ बड़ा ट्रायंगल, यानी 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोल सकता हूँ भैया? बोलो बोलो। यानी कि 1/4 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 12। बोलिए बोलिए। 4 गुना 3 12, 15/2 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। तो पहला सवाल बढ़िया सवाल आपके सामने आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। एक 100 मीटर का रेस है जिसमें ए जो है बी को 20 मीटर से हराता है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। हमने एक ये बना दिया रेस का ट्रैक, ये 100 मीटर का है। तो आपसे बोला कि ए जो है बी को 20 मीटर से हराया है। अगर ए यहाँ पे है तो बी तुम्हारा यहाँ पे है, जो कि 20 मीटर की बात करता है। और बी जो है वो सी को 10 मीटर से हराया। अगर मैं फिर से एक ट्रैक बनाऊं और बी को यहाँ लाऊं, तो सी तुम्हारा कहीं यहाँ पहुंचेगा, जो कि 10 मीटर की कहानी है। रेस का सवाल बहुत बढ़िया होता है, मजेदार होता है, क्योंकि दिमाग लगता है उसमें, ट्रिकी होते हैं। उसी दौर में आपसे कह रहा है कि ए जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये पूरा का पूरा 100 मीटर का ट्रैक है, ये पूरा का पूरा 100 मीटर का ट्रैक है, अगर मैं ए और बी एक लाइन में है, अगर मैं ए और सी को, ए बी और सी तीनों को सेम लाइन में लाना चाहूं, तो सी कहीं यहाँ पे आएगा। लेकिन कितना पीछे होगा, आपको आइडिया है? कुछ नहीं आइडिया, मैं बताता हूँ कैसे। अगर अगर यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास बी और सी का मैं डिस्टेंस का रेशियो लिख रहा हूँ, देखना। जब बी तुम्हारा 100 मीटर चलता है तो सी तुम्हारा 90 चलता है, क्योंकि 10 मीटर से हार चुका है। मतलब 10 और 9 का रेशियो है। सिंपल तरीके से मैं कहूंगा कि 10 और 9 का रेशियो है। बोलिए। ठीक वैसे ही अगर मैं इस लाइन में लेके आना चाहूं, तो मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। 20 मीटर कम कर दो, यानी कि ये हो गया भैया 80 मीटर। ठीक है, ये हो गया भैया 80 मीटर। मतलब अगर मैं बोलूं कि बी तुम्हारा 80 मीटर चलेगा, तो सी कितना चलेगा बताओ। मतलब बी को चाहिए मुझे 80, मतलब इसको कर दो 8 से गुणा। तो अगर ये 80 हुआ तो 9 अठे 72 हो गया, यानी कि सी उस वक्त 72 चला होगा। यानी कि ये जो 80 माइनस सी 8 मीटर कम है। मतलब बी जो है सी से, या फिर मैं कह सकता हूँ कि सी बी से 8 मीटर कम रहेगा। मतलब अगर सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना है तो मैं कह सकता हूँ कि ए जो है 20 प्लस 8 यानी कि 28 मीटर से सी को हराएगा। समझ गए बात को? बिना कोई फॉर्मूला का हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है इस रेस के सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत ही हमने आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। एक बल्लेबाज जो अपने 5 इनिंग्स में इतना इतना अगर स्कोर बनाता है, तो 60 का एवरेज प्राप्त करने के लिए छठी पारी में कितना बनाना पड़ेगा? कुछ नहीं, तो आप देखो 50 प्लस 56 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 68 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 × 60। हो गया। आओ जरा काट लेते हैं। तो आप देखेंगे, काटेंगे क्यों, जोड़ घटाव करना है इसमें, आसान सवाल है ये। 5 5 10 6 14 3 17 और 7 24, 240 तो मुझे दिख रहा है साफ साफ। प्लस 0 और 6, 6 2 8 8 16 8 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। एक्स की वैल्यू आ चुकी है। 264 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 96।
यानी कि हमको छठी पारी में 96 स्कोर करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा एवरेज स्कोर 60 के बराबर आ जाएगा। आते हैं 4 नंबर पे। आधार का व्यास अगर 20 है तो जो त्रिज्या होगी वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट इतना, कुल पृष्ठ की क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बोलिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 10, आर प्लस एच का मतलब 18, सॉरी 20 प्लस सॉरी 10 प्लस 11 यानी कि 21, ठीक है ना। 7 से 3 बार में 44 इंटू 3 यानी कि 132 पे 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। फार्मूला बेस्ड सवाल है ये, आगे बढ़ते हैं 5 पे आते हैं। कहते हैं किससे पूर्णतः डिविजिबल है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं ना, पावर 5 पावर 6 निकालने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इसके स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन निकाल लीजिए। 3 की पावर 5 हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे 3 का क्यूब बचेगा। समझ गए बात। तो 3 की पावर 5, अंदर देखिए 1 प्लस 3 यानी कि 4 प्लस 9 प्लस 27, ठीक है। 3 की पावर 5, 9 4 13 और 27 कितना हो जाएगा इंटू 40। अब तुम खुद ही देख के बताओ कि ये नंबर किससे कटेगा। 11 से कटेगा, 14 से कटेगा, 17 से कटेगा, 10 से कट रहा है भाई। 0 0 कट रहा है ना भाई, समझ रहे हो बात। यानी कि इस तरह से आप कह सकते हैं 10 से डिविजिबल है। 6 पे आते हैं। प्रेम जो है किसी कार्य को 112 दिनों में कर सकता है। बेन यह कार्य जो है 90 डेज में कर सकता है। प्रेम अकेले कार्य करना शुरू करता है, कितने दिनों के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 डेज में कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं पहले इन दोनों का मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा एलसीएम बताइए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन निकालने की कोशिश करी है अगर, तो हो पाएगा क्या, 6 से कटेगा क्या, 6 5 2 नहीं कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 से ये नहीं कट रहा है। तो अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो आप बोलेंगे 3 से भी नहीं कटेगा ये वाला, ठीक है। तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 112 लिखोगे 2 इंटू 56 यानी कि फिर से 2, 28 यानी कि फिर से 2, 14 फिर से 2 यानी कि 7, 16 गुना 7, ठीक है ना। 90 की बात करूंगा तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सही है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन है 2। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ 2 इंटू, देखो ये बन जाएगा आपका 45 और ये बन जाएगा आपका 8 गुना 7 यानी कि 56। ये पूरा का पूरा तुम्हारा एलसीएम है। समझ रहे हो, बहुत ही घटिया तरह का ये जो है एलसीएम आया है। कोई बात नहीं, अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा, कार्य क्षमता कितना होगा, तो आप बोलेंगे 112 नीचे 2 से घट जाएगा, पूरा 45 यहाँ पे आ जाएगा। 90 से करो डिवाइड तो 2 यानी कि 112 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। सही है क्या, नहीं गलत है। 112 नहीं बल्कि 56 आएगा। आप अगर काटोगे 90 नीचे लाओगे तो 2 से कहाँ 56 आएगा, ठीक है। ये 56 आ चुका है। तो अब आप क्या करेंगे कि 56 डेज में काम कंप्लीट करना है। तो ए जो है प्रेम कार्य स्टार्ट करता है, मतलब ए कार्य स्टार्ट करता है, ए ही हमारा प्रेम है और ये बेन है, ठीक है। तो 56 डेज काम करेगा तुम्हारा ये वाला वैल्यू, मतलब 45 इंटू 56, नहीं पहले ये बताओ कि है कितना, तो 90 इंटू 56, ठीक है। जीरो तो आ जाएगा, 9 छक 54, 5 9 पचे 45 और 5 यानी कि 5040 काम तुम्हारा करवाना है। अगर मैं यहाँ गुना करूंगा तो आप बोलेंगे 45 गुना 6 यानी कि 270, 27, 225, 252 हो जाएगा, ठीक है। 2520 तुम्हारा काम हो चुका है। 2520 तुम्हारा काम हो चुका है। आप देखेंगे पूरा पूरा आधा काम है। 2520 काम हो चुका, 2520 काम बाकी है, लेकिन ये काम करेगा 56 के स्पीड से। ये पूरा पूरा कट जाएगा 45 से। आप देखेंगे 45 से, मतलब मैं ये कह सकता हूँ भैया, देखना कि अगर तुम्हारा प्रेम 45 के इफिशियंसी से 56 दिन तक काम करता है, शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, कोई भी छोड़ता नहीं है। ये बेन जो है बाद में जुड़ता है, तो ये कह रहे कितने दिन के बाद बेन को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कुल कार्य 56 डेज में कंप्लीट हो जाए। मतलब ए पूरा काम किया और बी सिर्फ 45 डेज काम किया, मतलब 56 दिन में 45 दिन काम किया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 11 दिनों के बाद इसका एंट्री होता है और बाकी बचे 45 डेज में काम को खत्म कर लेता है। तो ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन
ये जो गुना भाग कैलकुलेशन करवा रहा है ना, इस तरीके से आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ये आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। जब पहली संख्या का 20% दूसरी संख्या में जोड़ते हैं, 20% ऑफ ए जोड़ते हैं दूसरी संख्या में, तो दूसरी संख्या 50% बढ़ जाती है। यानी मैं कह सकता हूं कि b जो है 50% बढ़ गया, यानी कि b इंटू 150%, मैं कह सकता हूँ। बोलिए। तो ये b जो है कुछ और नहीं बल्कि b 100% के बराबर, मतलब सिंपल तरीके से मैं कह सकता हूँ कि 20% ऑफ a 50% ऑफ b के बराबर है। बहुत आसान तरीका है ये करने का। तो अगर तुम काटोगे तो 0% यहाँ से कट जाएगा, तो a और b का रेशियो अगर निकालोगे तो एक्सचेंज कर दो, 5 इधर 2 इधर, 5:2। आगे बढ़े। आलू की प्रति किलोग्राम दर जो है 18 से बढ़ के 25 अगर हो जाती है, तो कितना कम करना पड़े ताकि खर्च ना बढ़े? तो आप बोलेंगे कम कर दो, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना कम है? तो आप बोलेंगे 7/25 इंटू 100%। 25 चौका 100, यानी कि 28% कमी करना पड़ेगा आपको, जिससे कि खपत में वृद्धि नहीं होगी। फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा? तो आप फोर्थ को मान लीजिए x के बराबर 10:16। तो इसको 10:16 करने के लिए 2 से काटा हमने, यानी 16/32 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आप चाहो फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लो। ठीक है। एक पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो 500 रुपया है, 400 में सेल किया, छूट ज्ञात करें। धत गंदा सवाल। एक संख्या के मान में 5% की वृद्धि और एक संख्या के मान में 15% की कमी होने के बीच का अंतर कितना है? आप बोलेंगे 9। मतलब 5% का वृद्धि और 15% कमी। मान लो कोई संख्या हमारा 100 है, 5 का वृद्धि किया मतलब 105 हो गया, 15 कमी किया मतलब 85 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? आप बोलेंगे 20। 20 का वैल्यू कितना है? 9 के बराबर। ठीक है। तो मूल संख्या कितना है? मूल कितना माना हमने? 100 के बराबर, यानी 20 बचे 100, तो 9 बचे 45 इस सवाल का आंसर होगा। इतने का मान ज्ञात करिए। क्या बात है, अलजेब्रा है क्या? अलजेब्रा तो है, लेकिन कैसा है सवाल देखते हैं। यहाँ देखो 2 है, 33,444, यहाँ 44433, सब कुछ सेम वैल्यू है। तो फर्क कहाँ पे पैदा हो रहा है? आप देखिए फर्क कहाँ पैदा हो रहा है, और जरा ध्यान से देखते हैं फर्क कहाँ पैदा हो रहा है। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 4 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट। ओके। यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 4, यहाँ 5। ओके, समझ गया मैं बात। यानी अगर मैं यहाँ से, अगर ये जो वैल्यू, बड़ी वाले वैल्यू कौन है? ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल में 0.01 बढ़ा कि 0.1 बढ़ा? 0.1 बढ़ा में जितना पॉइंट कम होगा उतना हमारा वैल्यू बड़ा होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ से 10 कॉमन निकालूंगा तो वैल्यू इसके बराबर बन जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। चूंकि पावर 2 है तो 10 कॉमन निकालने से 10 का पावर 2 बाहर निकलेगा और बाकी संख्या पूरा पूरा कट जाएगी। 10 का पावर 2 का मतलब 100 इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, समझ गए होंगे इस सवाल को। 13 पे आते हैं। एक स्कूल में 10वीं कक्षा के 4 सेक्शन है, ए बी सी डी कह रहे हैं। ए बी सी डी 4 सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन में 30 स्टूडेंट्स हैं। प्रत्येक कक्षा में 30 स्टूडेंट्स हैं। चारों सेक्शन में गणित में औसत अंक कितना है? आप बोलेंगे दिस और दिस। उस स्कूल की पूरी 10वीं कक्षा का गणित का औसत अंक ज्ञात कीजिए। अगर हर सेक्शन में 30 विद्यार्थी हैं तो उस 30 की आवश्यकता पड़ेगा क्या? अगर अलग अलग विद्यार्थी का संख्या होता तब दिमाग खराब करना पड़ता। अगर सेम विद्यार्थी का संख्या है, सबका रेशियो 1:1:1 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? 89.8 प्लस 92.6 प्लस 99.1 प्लस 94.5 और 30-30 ना लेकर के हमने सबको 1:1:1:1 मान लिया, तो पावर कितना करेंगे? बटा कर देंगे 4। आओ जरा निकालते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं डेविएशन की बात करूं, डेविएशन में क्यों बात करूं, जोड़ लेते हैं ना। तो ये देखेंगे कितना हो जाएगा। आओ जरा करते हैं। पॉइंट वाला पहले जोड़ ले क्या? 0.8, 0.6, 1.4, 1.5 और 5, यानी कि 0.2, सॉरी 2.0, यानी कि 2 हो गया एक्चुअल वैल्यू, प्लस 9 और 2 11, 11 और 9 20 और 4 24, यहाँ पे जोड़ दो, प्लस 80 और 90 170,
या फिर 9 27, 270 प्लस 80 यानी कि 350 बटा 4। समझ गए बात? आज और जोड़ो 376 बटा 4, 4 9 36, 4 चौका 16। इस सवाल का आंसर है। पूरे स्कूल का जो एवरेज अंक आया है वो कितना है? 94। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का जो क्रमिक छूट है दो योजनाओं में 25% और उसके बाद 30% तथा 25%, क्या है ये? एक वस्तु क्रमिक छूट की दो योजनाओं 25% और उसके बाद 30% तथा 25% और उसके बाद 20% में उपलब्ध है। दोनों योजनाओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना? आप बोलेंगे 75। तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक है, आसान है। 25% और 30% अगर दो छूट की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 55% में से कम करेंगे या तो 25 का 30% या तो 30 का 25%, जो कि 7.5 के बराबर आएगा। ये कितना हो गया? तो आप बोलेंगे ये बन जाएगा तुम्हारा 47.5%। ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप बोलेंगे 20 और 25 यानी कि 45, माइनस कर दो 25% ऑफ 20 यानी कि 5, ये वैल्यू आ जाएगा 40%। तो आपसे कह रहा है कि इन दोनों ही वैल्यू का जो डिफरेंस है, 7.5% का जो वैल्यू है वो कितना होगा? आप बोलेंगे 75 रुपए के बराबर। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 10 रुपए के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 1000 के बराबर। और यही सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े। आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इस तरह 10 घंटे तक क्रमशः 30-30-30 की चाल से चलता है। तो एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। पहले 10 हुआ, फिर 9, फिर 8, 7, 6, ऐसे घटता हुआ आ गया। तो आप पढ़े होंगे n इंटू एन प्लस 1/2 पढ़े होंगे ना। अगर n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? आप बोलेंगे 10 तक जा रही है, मतलब 10 इंटू 11/2, ये वैल्यू आ जाएगी कितना? 55। सबका सम आ गया 55 और हमको कितना वैल्यू आएगा? 10 घंटे की कहानी है, मतलब 55/10 यानी कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही घटिया सवाल। आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी की एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% का मूल्य ह्रास हो जाता है। वर्तमान मूल्य अगर 2 लाख रुपए है तो साल के बाद कितना हो जाएगा? 10% कम हो गया, मतलब 10 की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर, 100 की वैल्यू हो जाएगी 81 के बराबर, हो जाएगी ना। तो अगर आज उसका वैल्यू 2 लाख रुपए है, मतलब 20350, ठीक है, बटा 100, तो आपको निकालना 81 की वैल्यू। बोलिए 100 से 2 जीरो खत्म, 81 इंटू इनकी 162 पे 000। इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े। 25,000 रुपया पर 2 वर्षों में देय राशि क्या होगी जब क्रमिक वर्षों में क्रमशः दर जो है 12% और 10% की दो, क्या है ये? रेट है। 2 वर्षों में कितना मुझे पेड करना पड़ेगा जब मुझे 12% और 10% दो अलग अलग मुझे रेट से पे करना पड़ेगा और दोनों क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे कंपाउंडिंग की बात यहाँ पे करी जा रही है। ठीक है। ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से होता है। तो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि 12% और 10% का मतलब क्या हुआ? तो आप बोलेंगे 10 और 12 यानी कि 22%, और प्लस 12 का 10% या 10 का 12%, बात तो सेम है, यानी कि 1.2, और मतलब ये वैल्यू बनने वाली है भैया 23.2% एक्चुअल में। तो अगर मुझे 25,000 रुपया देना है, हमने लिया किसी से, तो ये 100 के बराबर है। अगर मुझे पेड करना पड़ेगा तो 23.2 रुपया और देना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 123.2 बन जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? बेहद क्लियर है। डेसिमल को हटाया, नीचे 10 लगा दिया। इस 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट के हटा दिया। 25 से गुना कर लो, आंसर निकाल लो। 25 दूना 50 कैरी 5, 25 तिया 75, 5 80 कैरी 8, 25 गुना 12 30, 308 यानी कि 308, 30,800 रुपया क्या हो जाएगा? इस सवाल का आंसर होगा, जो 2 साल के बाद मुझे पेड करना पड़ेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। अजय किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि विजय उसी काम को 22 दिन में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो विजय द्वारा कार्य प्रारंभ किया जाता है, मतलब पहले ये काम करना शुरू करता है, तो कार्य को समाप्त होने में कितना वक्त लगेगा? एलसीएम की बात करूंगा तो आप बोलेंगे 220 आने वाली है। एफिशिएंसी तो आप बोलेंगे इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 10। ठीक है। पहले विजय ने काम किया, फिर अजय ने, मतलब 2 दिन के काम कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 21 के बराबर। मुझे पहुंचना है 220 के पास, तो हम पहले पहुंचते हैं 210 के पास, यानी कि 20 दिन के अंदर कितना काम होगा? 210।
अभी 10 काम बाकी है। अब कौन काम करने आएगा? विजय फिर से आएगा, मतलब एक दिन और लगेगा। 21 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। एक घड़ी को 25% की हानि पे सेल किया 15,000 में, तो आपसे कहता है कि क्रैमूल निकालिए, मतलब ये 75 की वैल्यू आपको निकालना है, 100 की वैल्यू काटोगे, आंसर आएगा 20,000, 20K। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ। एक खराब मशीन जो 900 ग्राम वजन को 1000 ग्राम दर्शाती है, दुकानदार इस वजन मापने की मशीन का उपयोग 45 केजी चावल 65 रुपये प्रति केजी पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसने 58 में खरीदा था। कुल लाभ प्रतिशत किसके बराबर है आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सीपी और एसपी की कहानी लिखूं, सीपी एसपी की मैं कहानी लिख रहा हूं, तो आप देखना, खरीदा है 58 में, बेचा है 65 में। 45 केजी का इस्तेमाल करना यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 45 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर भी करना पड़ेगा। अगर मुझे सीपी के अंदर 45 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों कट जाएगा, बात तो सेम हो जाएगा। मतलब सिंपल तरीके से बोलूँ अगर आपको, कि 58 रुपए के चीज को हमने सेल किया 65 में, लेकिन साथ ही साथ हमने 1000 ग्राम के बदले 900 ग्राम का इस्तेमाल किया है। अब लाभ निकाल लो आप। दिस इज द एक्चुअल रेशियो सीपी इज टू एसपी। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 9 से कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 से काटो, 5 बार में 2 से काटो, 29 बार। 29 गुणा 9 कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 261। सही है क्या? इच टू 65 गुणा 5, 6 पचे 30, 5 पचे 25, 325। मुझे प्रॉफिट निकालना है तो कितना निकालूंगा? आप बोलेंगे 39 प्लस 25, 64 बटा 261 इंटू 100%। हो पाएगा क्या? कटने का संभावना तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि मैं फास्टली कर पाऊँ। आखिरी सवाल, टाइम वेस्ट करने का मन नहीं कर रहा है मुझे। 64 इंटू 100 और डिवाइड करूंगा 261 से, आपका आंसर आ चुका है कितना? 24.52%। ठीक है, और ये सवाल का प्रॉफिट है। सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि 58 रुपए के वस्तु को आपने सेल किया 65 में, लेकिन साथ ही साथ 1000 ग्राम के बदले आपके मशीन ने 900 ग्राम को तौला, मतलब 900 ग्राम वजन को दिखा दिया भैया ये 1 केजी के बराबर है। समझ गए? तो लाभ आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो जो लाभ पहले सिर्फ कम था, अब 24.52% बन चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।